Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics पाठशाला। तो जो आज का टॉपिक है इस फॉर क्लास 12 द चैप्टर नेम इज रे ऑप्टिक्स एंड द टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू ए पैरेलल स्लैब। ठीक है भाई, तो इससे पहले लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या कवर किया था हमने? उसमें कवर किया था एपेरेंट डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट, कुछ क्वेश्चंस भी हमने उसके ट्राई किए थे। तो आज का जो टॉपिक है यह है पैरेलल स्लैब से रिफ्रैक्शन का। तो रिफ्रैक्शन जो मेन हेडिंग है उसी के एप्लीकेशन चल रहे हैं आपके ये, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ए पैरेलल स्लैब हमें आज पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, किस तरह से होता है रिफ्लेक्शन किसी पैरेलल स्लैब से। ठीक है, टॉपिक तो आपने नोट कर ही लिया होगा। अब आगे देखते हैं कैसे इसका फिगर बनेगा। तो मान लीजिए आपके पास एक यहां पर स्लैब है, इस तरह से ग्लास की या किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम की स्लैब है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 आपने मान लिया म्यू के इक्वल, इधर एयर है μ1 1 है, इधर भी एयर है μ1 को 1 के बराबर। बाद में पुट करेंगे μ1 μ2 टर्म्स में करके। हो सकता है यहां पर जो एयर ना हो कुछ और हो, तो उस केस में हम μ1 की वैल्यू बाद में कुछ और पुट कर देंगे। अभी μ1 आपका 1 है इस केस में, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अब क्या होगा कंडीशन इसकी। मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है O, पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट O है। इसको मैंने स्लैब के सामने रख दिया है कुछ डिस्टेंस पर, और यहां पर हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी आई है इस जगह पर। यहां से आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो आपको ये ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगी, फाइनली ये देखना है। इसको बीच में रखने के बाद अगर ये बीच में ना होता तो आपको ये ऑब्जेक्ट यहीं दिखाई देती, पर जब ये बीच में आ जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट में थोड़ा शिफ्ट आएगा, तो इस तरफ या तो इस तरफ। वो हमें देखना है किस तरफ आएगा और समझना भी उसके फॉर्मूले को फिर बाद में। ठीक है भाई, अब देखिए होगा क्या। सबसे पहले लाइट की एक रे तो जाएगी परपेंडिकुलर टू द स्लैब, इस तरह से। तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा पाथ में, ऐसे ही आगे निकल जाएगी। एक आप ले लो ऊपर की तरफ किसी एंगल पर, यहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे। सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे भाई? नॉर्मल। ठीक है, आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो आपका बन रहा है आई। तो आप अगर ध्यान से देखो तो रेयर से डेंसर में जा रही है लाइट के लिए। μ2 जो है आपका वो बड़ा आप मान लोगे तुरंत μ1 से। μ2 जो है वो μ1 से क्या है? बड़ा है। तो उस केस में क्या होगा, ये लाइट की रे जो है वो कुछ आपकी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इस लाइन को थोड़ा सा और पीछे बढ़ाना पड़ेगा आपको इस तरह से, ठीक है। बता रहा हूं कि क्या होगा, आप समझना इस बात को। तो ये जो लाइट की रे जा रही थी इस तरफ है ना, आगे की ओर ऐसे जा रही थी ये, पर अब ये हल्का सा नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, हल्का ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है भाई, तो ये भी रिफ्रैक्टेड है, इसको मैं ब्लू से कर देता हूं। एक रिफ्रैक्टेड ये और एक रिफ्रैक्टेड वो, दोनों इधर तो मिलनी नहीं है। तो इस सरफेस ने जो इमेज बनाई है इस ऑब्जेक्ट की वो कुछ पीछे यहां कहीं बना दी है। इस तरह से इसको आपने पीछे बढ़ाया, जो ब्लू कलर की उसको पीछे बढ़ाना। मेरे पास देखो भाई स्केल नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं मेरे पास स्केल नहीं है, थोड़ा बहुत टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो जाती है, आप अपने तरफ से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो इसको पीछे बढ़ाया मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे, तो यहां पर आकर बन गई इमेज I1। क्या बन गई? इमेज I1। तो पहली सरफेस जो आपकी फर्स्ट सरफेस है, ठीक है, ये जो इमेज बनाएगी I1, इट एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस, क्योंकि यहां पर वापस से रिफ्रैक्शन होगा। अब लाइट के लिए डेंसर से रेयर में जाएगी, जैसे अभी रेयर से डेंसर में एंटर करती है, अब डेंसर से रेयर में एंटर करेगी, डेंसर से रेयर में एंटर करेगी। तो उसका भी देख लेते हैं एक बार इमेज कैसी बनेगी। तो ये दोनों जो लाइट की रेज हैं वो इस सरफेस के लिए इंसिडेंट लाइट की रे हैं। अरे कैसी रे हैं भाई? इंसिडेंट लाइट की रे हैं।
यहां पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इस तरह से, इस नॉर्मल का नाम था n1, ये नॉर्मल आपका हो जाएगा n2। क्या हो जाएगा भाई? n2। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब क्या होगा, लाइट की रे नॉर्मल से थोड़ा दूर की तरफ हट जाएगी भाई, नॉर्मल से थोड़ा दूर की तरफ हट जाएगी आपकी जो लाइट की रे है वो। तो लाइट की रे जो है फाइनली कुछ इस, देखिए यहां पर तो 90 पर आ रही है, यहां तो कोई चेंज आएगा नहीं, पाथ में आगे की तरफ ऐसे ही बढ़ जाएगी। अब ये थोड़ा दूर हटेगी, ऐसे नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट जाएगी, ठीक है, हल्का सा दूर हट जाएगी। और एक और बात है, सेम एंगल पर रहेगी जैसे ये वाली लाइट की रे थी, इधर मीडियम और इधर मीडियम अगर आपका सेम है तो ये लाइट की रे और यहां वाली जो लाइट की रे होगी वो पैरेलल रहेंगी आपस में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये और ये अगर पैरेलल है और ये मीडियम सेम है तो इस लाइट के पैरेलल आएगी ये वाली लाइट की रे, एग्जैक्टली इसके पैरेलल रहेगी। अब इसको पीछे तरफ आप जब मिलाओगे तो आपको यहां देखो, ये वाली रिफ्रैक्टेड और ये वाली रिफ्रैक्टेड, ये दोनों इसके लिए इंसिडेंट थी और इसके लिए थी रिफ्रैक्टेड, ये दोनों इस वाले सरफेस के लिए थी इंसिडेंट रे। अब अगर इसको पीछे बढ़ाते हो आप तो ये आपकी फाइनल इमेज बन जाएगी। ये और ये जब आई पर पड़ेगी तो आई इनको पीछे बढ़ाएगी, जहां पर ये मिलेगी वहीं आपकी फाइनल इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी भाई? फाइनल इमेज आपकी बन जाएगी। इस तरह से बन गई आपकी फाइनल इमेज ये। अब देखिए, आप ये मान लो जो ऑब्जेक्ट है वो x दूरी पर थी फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस, ठीक है। तो अब इस फिगर को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, यहां से ये फर्स्ट सरफेस है आपकी, ये वाली सेकेंड सरफेस है दूसरी वाली। तो फर्स्ट ये फिगर आप बना लो, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है भाई। अब इसको मिटा के दोबारा मैं फिगर आपका बनाऊंगा। फर्स्ट सरफेस के लिए जो बनेगी आपके पास फिगर, वो किस तरह से बनेगी। तो इसको हटा देता हूं मैं, अभी इसकी तो बात ही नहीं करेंगे हम, इसको हटा दो आप थोड़ी देर के लिए, ठीक है, दिमाग से। ये पूरा फिगर तो इस तरह से बनेगा फाइनली जैसे मैंने बनाया था। तो पहले फर्स्ट फिगर की बात कर लेते हैं, फर्स्ट सरफेस की। तो फर्स्ट सरफेस से आपका इस तरह से बनेगा, और ऑब्जर्व आप यहां से कर रहे होगे उस केस में। जब आप यहां से देखते हो इसके अंदर से तो आपको दिखता है ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे ही बन गया। तो भैया जो शिफ्टिंग आती है वो हमें पता है कितनी आती है, हम पीछे निकाल चुके हैं। ये देखिए, ये तो रियल डेप्थ हो जाएगी। आप यहां से जैसे मान लीजिए पानी में से हवा में देख रहे थे आप, बस ये ऐसा था फिगर इस तरह से ऊपर, है ना। अब आप यहां से इसको देख रहे हो, थोड़ा सा और पीछे आपको दिखाई देगी क्योंकि रेयर में रखी है, रेयर से डेंसर में आ रही लाइट की रे। मैंने कल आपको बताया था ये तो जाएगी रियल डेप्थ, जहां से होता है रिफ्लेक्शन उससे रियल डेप्थ ही है, और इसको मान लेते हैं एपरेंट डेप्थ D1। क्या मान लेते हैं भैया? एपरेंट डेप्थ D1। तो एज वी नो, फर्स्ट सरफेस के लिए जो एपरेंट डेप्थ आएगी तो वो कितनी हो जाएगी? D1। अब D1 इज इक्वल टू कैसे निकालोगे? जिसमें लाइट की रे जा रही है वो तो आपका म्यू2 है, जिसमें से आ रही थी मतलब इंसिडेंट वाली लाइट की रे तो ऊपर, रिफ्लेक्टेड वाला ऊपर होता है, इंसिडेंट वाला नीचे होता है, ऐसे होता है ना, और मल्टीप्लाई x। ये तो आपका आ जाएगा D1। पीछे हमने जो पढ़ा था पीछे उससे कर रहा हूं मैं, अभी तो कल ही पढ़ा था ना एपरेंट डेप्थ के लिए मैंने फॉर्मूला, उससे हमने कर दिया ये सॉल्व। अब ऐसे ही हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड सरफेस के लिए आप इसकी थिकनेस को T मान लोगे भाई, थिकनेस ऑफ स्लैब है ये। थिकनेस ऑफ स्लैब है आपका जो स्मॉल t है। तो पहली बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अभी आपका ये नहीं था, ठीक है, ये पहला फिगर जो था वो बस इतना था। अब इसके बाद हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड सरफेस, उसका फिगर मैं चेंज कर दूंगा। तो देखिए लिखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड सरफेस, है ना।
फर्स्ट सरफेस हो गया। अब बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड सरफेस। अब देखिए फिगर कैसा बनेगा, पहले वो देखो आप। अब सेकेंड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगी वो तो I1 हो जाएगी भाई। सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, I1। तो इसको मिटा देता हूं मैं यहां से, इसकी जरूरत नहीं है, वो अपने हटा दो इसको। जो ऑब्जेक्ट थी वो तो फर्स्ट सरफेस के लिए थी केवल। सेकेंड सरफेस के लिए I1 क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये लाइट की रे जो है आपकी वो यहां पे आकर टकराती है इस तरह से, ऐसे लाइक दिस। अब क्या होता है, यहां पर होता है दोबारा आपका क्या, रिफ्रैक्शन। ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाती है लाइट की रे और वापस आकर मिलती है यहां पे, इस तरह से। और ये बनती है आपकी फाइनल इमेज फ्रॉम दिस सरफेस। अब आपको ऑब्जर्व करना है यहां से, इस जगह से। अब ध्यान से देखो, लाइट के लिए इंसिडेंट ये है ना, और ये हो गई रिफ्लेक्टेड। उसको भूल जाओ इधर भाई, इस वाली सरफेस के लिए अब ध्यान से देखो, जो सेकेंड सरफेस है, सेकेंड सरफेस की जो लाइट की रेज है वो एक्चुअल में कहां से है, वो तो यहीं से है ना, डेंसर मीडियम में से। इसके पीछे तो मिलाया था मैंने, क्योंकि इसकी ऑब्जेक्ट नहीं मिल रही तो पीछे बढ़ाने पर यहां मिली ऑब्जेक्ट। बस यहां नहीं है ऑब्जेक्ट, इस तरह से मानोगे अपने दिमाग में। लेकिन जो इंसिडेंट रे वो तो यही है ना, ये थोड़ी इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे दोनों। और इसके बाद हो गई रिफ्रैक्टेड आपकी, जो वापस मिलाने पर यहां इमेज बन गई है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, इंसिडेंट रे वाला मीडियम लिखना होता है नीचे, और ये वाला इसका आर आई लिखना होता है, रिफ्रैक्टेड लिखना होता है ऊपर की तरफ। ये आपका म्यू1 होगा, ये म्यू2 होगा, इस बार ध्यान रखना। अब इस सरफेस से देखना है आपको, क्योंकि अपरेंट डेप्थ अब इस सरफेस से निकलेगी, जहां पे होता है रिफ्रैक्शन वहीं से देखते हैं अपरेंट डेप्थ। तो ये तो ऑब्जेक्ट है आपके पास d1 प्लस टी, और ये जो हो जाएगी इसको बोल देंगे अपरेंट डेप्थ d2 फ्रॉम दिस सरफेस। अपरेंट डेप्थ फ्रॉम सेकेंड सरफेस, तो d2 इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, जिसमें जा रही है वो तो ऊपर, जिसमें से आ रही है वो नीचे, मल्टीप्लाई रियल डेप्थ। अब रियल डेप्थ देखो यहां से कितनी है, y1 d1 प्लस टी। ये तो आ गया आपके पास म्यू1 अपॉन म्यू2। d1 कितना था भाई, d1 ऑब्जेक्ट x माना था मैंने, d1 लिखा था आपका म्यू2 बाई म्यू1 इंटू एक्स प्लस टी। तो ये आएगा आपका फाइनल जो इमेज है फ्रॉम सेकेंड सरफेस, इतनी दूरी पर बन रही है। फाइनल इमेज फ्रॉम सेकेंड सरफेस आपकी इतनी डिस्टेंस पर बनी है जहां मैंने आपकी बना दी थी। क्लियर होगी बात, ठीक है भाई। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो थी आपकी वो यहां गई थी इस जगह पे, वापस बना रहा हूं मैं। ऑब्जेक्ट आपकी यहां गई थी, वो इस तरफ कहीं जा रही थी, उसको तो बनाने की जरूरत नहीं है ना, हो गया। इसके बाद तो रिफ्रैक्शन, इधर फिर एक और रिफ्रैक्शन हो गया, अच्छी बात है। तो ये थी आपकी ऑब्जेक्ट जो यहां से x दूरी पर थी, यहां से x दूरी पर थी, है ना। अब शिफ्टिंग देखो कितनी हुई है, देखो शिफ्टिंग हुई है आगे की तरफ। ऑब्जेक्ट से इमेज जो बनती है, जिस तरफ लाइट की रेस चल रही है उस तरफ ही है शिफ्टिंग, जिस तरफ लाइट की रेस चल रही है शिफ्टिंग आपकी उस तरफ ही हो रही है। देखो आप ध्यान से, शिफ्टिंग उस तरफ ही तो हो रही है, ठीक है। आगे की ओर शिफ्टिंग हो गई है, ऐसे आगे की ओर हो गई शिफ्टिंग, अच्छी बात है भाई। अब इन दोनों के बीच जो नॉर्मल शिफ्ट है, मतलब जो फाइनल इमेज और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच की डिस्टेंस को बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट। क्या बोलेंगे भाई, नॉर्मल शिफ्ट। डी एन लिख लेते हैं इसको, क्या लिख लेते हैं, डी एन, नॉर्मल शिफ्ट। तो ये यहां से डिस्टेंस निकली d2 आपकी इस जगह से कितनी है इमेज की। चलिए अब देखते हैं नॉर्मल शिफ्ट क्या है अपने पास, क्या देखते हैं भाई, नॉर्मल शिफ्टिंग कितनी हो गई, कितना आगे बढ़ जाएगी फाइनल इमेज, कहां से, ऑब्जेक्ट से।
नाउ नॉर्मल शिफ्ट कितना आएगा, dn लिख लेते हैं नॉर्मल शिफ्ट को। तो dn निकालना है, dn कैसे निकलेगा देखो आप ध्यान से, पूरा x है ना, dn चाहिए हमें, d2 यहां से भी है इस जगह से, ये d2 है आपके पास है ना, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dn। ऐसा करते हैं, इस सरफेस से देखो आप ध्यान से, तो इस सरफेस से अगर हम देखें तो x प्लस टी माइनस डी टू करूंगा तो dn निकल आएगा। देखो आप ध्यान से, x प्लस टी, इस सरफेस से d2 दे रखा है, x प्लस टी तो पूरा हो गया यहां से लेकर यहां तक का, और फिर यहां से लेकर आता d2 है तो बचेगा वो dn हो जाएगा अपने आप। तो इसको लिखना है आपको x प्लस टी माइनस d2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस टी, d2 की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है μ1 अपॉन μ2 मल्टीप्लाई μ2 बाई μ1 इंटू एक्स प्लस टी। ये हो गया आपके पास जो पूरा फॉर्मूला है वो क्लियर हो गया बात। नॉर्मल शिफ्ट जो है आपके पास वो ये है जो लिख दी है मैंने। अब अगर इसमें मैं μ1 की वैल्यू 1 पुट कर दूं और μ2 की वैल्यू μ पुट कर दूं तो क्या आएगा अपना फॉर्मूला, वो भी देख लो आप। हो गया, ये फॉर्मूला था मेन। अगर आपके ये एयर और ये म्यू न दिया होता तो यही छोड़ते हैं इसको। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन में μ1 की वैल्यू 1 एयर थी ना, मैंने मान रखा ये एयर हो और इसकी ये ग्लास हो, बाकी इधर भी एयर हो, तो यहाँ पर तो म्यू ले लेंगे, कोई भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पर तो 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। तो मेन फॉर्मूला तो आपका ये था जो मैंने लिख दिया है। आपको इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा ये क्वेश्चन जैसे मैंने किया है अभी। अब एज μ1 तो 1 है और μ2 किसके इक्वल है, म्यू के इक्वल, तो देखते हैं अपेरेंट नॉर्मल शिफ्ट क्या आ जाएगी, x प्लस टी माइनस 1 बाई म्यू मल्टीप्लाई म्यू इंटू एक्स प्लस टी, ये तो आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, x प्लस टी माइनस म्यू से म्यू कट गया, x बचा, यहां पर आ जाएगा माइनस टी अपॉन में म्यू, x से x कैंसिल हो जाएगा, t कॉमन हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू बच जाएगा आपका जो नॉर्मल शिफ्ट है वो। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। इस तरह से निकलता है भाई क्या, नॉर्मल शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब, कितना इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कितनी डिस्टेंस आगे बढ़ती है। और आप ध्यान से देखो, जिस तरफ लाइट की रेस चल रही है उस तरफ ही आगे शिफ्टिंग हुई है। शिफ्टिंग टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ लाइट रे। डायरेक्शन के बारे में भी लिख देता हूं मैं यहां पे, शिफ्टिंग टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। शिफ्टिंग टेक्स प्लेस ठीक है, जिस तरफ आपकी इंसिडेंट रे बढ़ रही है उस तरफ ही आपकी शिफ्टिंग होगी। इस तरफ है ऐसे तो इधर शिफ्टिंग होगी, और इस तरफ होती तो इधर शिफ्टिंग होती पीछे की तरफ। क्लियर होगी बात। तो ये है आपके पास भाई, जिस तरफ से भी इंसिडेंट रे जिस तरफ भी चलती हुई नजर आएंगे उस तरफ ही शिफ्टिंग होगी आपके पास। ये कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इसी का केस नंबर 2 देखते हैं, उसमें प्रूफ नहीं करेंगे हम पूरा, बस मैं आपको ये दिखाऊंगा। जो शिफ्टिंग होती है वो हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ट्रेवलिंग जिस तरफ हो रही होती है, इंसिडेंट रे जिस तरफ ट्रेवल कर रही होती है उस तरफ ही शिफ्टिंग होती है। तो एक और फिगर से आप ये केस समझोगे, ये तो आपको समझ में आ गया। तो एक और केस लेते हैं इसका, वो भी समझो ध्यान से आप, और फिर इसके न्यूमेरिकल ट्राई कर लेंगे। ठीक है भाई, हालांकि वो एपरेंट डेप्थ से ही रहे हैं। ये मान लीजिए आपके पास एक ग्लास स्लैब है, टी थिकनेस की।
अब बात कर लेते हैं भाई केस नंबर सेकेंड की। तो केस नंबर सेकेंड में क्या है वो भी आप ध्यान से देखो। यहां पर आपके पास एक ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस क्या है भाई, जिसकी थिकनेस आपकी टी है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका वही म्यू है और बाहर इधर भी एयर मान लो आप, इधर भी एयर मान लो। तो म्यू 1 1 के बराबर है। यहां पर जो म्यू 1 है आपके पास वो 1 के बराबर है। हो सकता है म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 भी आ जाए, तो उसके लिए मैं आपको भी बताऊं कैसे करना है उस केस में। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। एक लाइन पहले आप ड्रॉ कर लो बिल्कुल बीच में से, ठीक है, इसी पे अपने इमेज में बनाएंगे अपन। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, देखो अब की बार जैसे पिछली बार यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट माने दो लाइट की रेज ली, उनका रिफ्लेक्शन हुआ पहले इससे फिर फाइनल इमेज बन गई। अब हम लाइट की ले रहे हैं कन्वर्जिंग, कैसी कन्वर्जिंग लाइट की रेज ले रहे हो आप इस तरह से। ये आपके ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई, सही लग रही है, ठीक है। आगे की तरफ ये दो इंसिडेंट रे आई, इस सरफेस से टकराई। अब ये इंसिडेंट रे की जो ऑब्जेक्ट भाई यहां पर ही मिलेंगे वही तो ऑब्जेक्ट होगी, इस तरफ तो ये मिल नहीं रही, तो रियल ऑब्जेक्ट तो है नहीं। जहां पर ये मिलती वो होती है आपकी ऑब्जेक्ट। ओ से लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। वो भी कैसी ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल लाइट की रेज जो इंसिडेंट थे एक्चुअल में मिल नहीं रही है, इनको आगे बढ़ाने पर मैंने मिलाया है क्योंकि यहां से तो रिफ्लेक्शन होगा, इसके बाद सीधी थोड़ी आएंगी। तो जहां पर भी मिलती हुई लगती है वही ऑब्जेक्ट है आपकी। इस केस में रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कन्वर्जिंग रेज आपके पास आई टकराई यहां पर, तो क्या होगा उनके साथ वो देखो आप। तो अगर हम यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये 90 की लाइन है, तो यहां पे जो लाइट की रे रिफ्लेक्शन के बाद होगी वो बिना पाथ चेंज हुए आएगी। ये एक लाइट की रे थी, बिना पाथ चेंज हुए आ गई। ये वाली जो लाइट रे इसका रिफ्लेक्शन होगा, चूंकि रेयर से डेंसर में जा रही है इसलिए नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो हल्का सा नॉर्मल की तरफ झुका दिया आपने इस तरफ, ठीक है। अब ये और ये जहां पर भी मिलेंगे वही क्या बनेगी आपकी इमेज बनेगी, किसकी, फर्स्ट सरफेस के द्वारा, जिसको हम बोलेंगे I1, जिसे हम क्या बोलेंगे I1। अब ये दोनों जो इंसिडेंट रे हैं, ये दोनों जो रे हैं एक्स लाइक एज इंसिडेंट रेज फॉर सेकेंड सरफेस, ये दोनों जो आपकी लाइट की रेज है ये इस तरह से एक्ट करेंगी जैसे सेकेंड सरफेस के लिए क्या हो, इंसिडेंट रे हो। अब यहां पर दोबारा रिफ्लेक्शन होगा, यहां पर हम फिर से लाइट की वो नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा भैया, अब लाइट की रेज जो है थोड़ा दूर हटेंगी और इसके पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि ये लाइट और ये लाइट पैरेलल है, ये मीडियम इस मीडियम के बराबर हो, दोनों मीडियम सेम हो, दोनों जो लाइंस है वो पैरेलल हो, स्लैब की दोनों सरफेस पैरेलल हो, तो इसके पैरेलल आती है ये वाली लाइट की रे अपने आप, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पे, ठीक है, इस तरह से। तो अब जो फाइनल लाइट की रे आएगी तो ये तो यहां वाली तो सीधी निकल जाएगी, फिर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, 90 पे जा रही है। और ये वाली जो लाइट की रे आगे जा रही है थोड़ा सा और हट जाएगी, इधर आ जाएगी ऐसी इसके पैरेलल, ये बनेगी फाइनल इमेज आई। तो आप ध्यान से देखो शिफ्टिंग किस तरफ हुई है, ये ऑब्जेक्ट थी ओ, ये इमेज बन रही है आई, तो एनडी आएगा आपका नॉर्मल शिफ्ट जिसको बोलेंगे, ये डीएन लिखा था ना, सॉरी एनडी नहीं, क्या लिखा था हमने इसको, डीएन लिखा था ना। तो नॉर्मल शिफ्ट फिर किस तरफ है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जिस तरफ इंसिडेंट रे जा रही है उस तरफ ही शिफ्टिंग होती है आगे की ओर। देखो रे इस तरफ चल रही है तो शिफ्टिंग भी उस तरफ हुई है, और शिफ्टिंग का फॉर्मूला फिर सेम आएगा वही, अब करके देख लो सेम, यहां पहले करना फिर वहां के लिए करना, आपका सेम आंसर आ जाएगा। यहां से मानना है इसकी डिस्टेंस, ये रियल डेप्थ हो जाएगी, ठीक है, और ये अपरेंट डेप्थ हो जाएगी। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर फिर से वही आ जाएगा, टी थिकनेस 1 - 1/μ। मैं तो ये बताना चाह रहा था आपको, शिफ्टिंग देखो हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जिस तरफ चल रहे हैं उस तरफ की शिफ्टिंग होगी। यहां ऑब्जेक्ट इमेज यहां बनेगी, यहां थी ऑब्जेक्ट इमेज यहां बनेगी, मतलब शिफ्टिंग उस तरफ हो रही है। अगर लाइट के इधर से आएंगी तो शिफ्टिंग इस तरफ होगी। क्लियर होगी बात, ये थी भाई पूरी बात शिफ्टिंग की जो मैंने आपको बता दी। क्लियर है,
तो अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल स्लैब्स। जैसे हमने कल अपरेंट डेप्थ में किया था वैसे यहाँ पर भी करेंगे, सेम आंसर आपके यहाँ पर भी आएंगे जो पिछली बार आए थे। चलिए देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल स्लैब्स। अब बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल स्लैब्स। इसमें क्या है देखो जरा, आप इस तरह से आपने बहुत सारी स्लैब्स ले ली, ऑब्जर्वर वाले को मैंने मान लिया एन नॉट, जो ऑब्जर्व कर रहा है ना, जहां से ऑब्जर्वर है जहां पर, उस वाले मीडियम को आप मान लोगे तुरंत एन नॉट। ये मान लीजिए आपके पास ऑब्जेक्ट है, जो पहला मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू नॉट बोल दिया, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको म्यू वन बोल दिया, और इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम, ये आपके ऑब्जेक्ट है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3, ये T4, ये T5 और इस तरह से आगे हैं डैश डैश डैश, ठीक है। और फिर लास्ट में म्यू नॉट है आपके पास। इस मीडियम में T1 की दूरी पर है जो ऑब्जेक्ट है, μ1 मीडियम में T1 दूरी पर है आपकी ऑब्जेक्ट जो है। क्लियर हो गई बात? ये आपके पास μ2, ये आपके पास μ3, ये आपके पास μ4, ये μ5, और जिसमें ऑब्जर्वर है उसको मान लिया मैंने म्यू नॉट। जैसे कल अपरेंट डेप्थ का मैंने फॉर्मूला बनाया था, बिल्कुल एग्जैक्टली वही वहां पर बनेगा, कुछ अलग नहीं बनेगा आपका, ठीक है भाई। चलो देखते हैं तो कैसे बनेगा। ये हो गया आपके पास। अब देखो आप फॉर्मूला, देखिए इस सरफेस से जहां पर ऑब्जर्वर है ना, उसकी वाली सरफेस से निकलती है हमेशा अपरेंट डेप्थ। मान ले आपकी इमेज जो बनेगी यहाँ पर, देखिए पहले हुआ गया, राइट चली गई ऐसी 90 पे गई, फिर आगे, फिर गई आगे, फिर गई आगे, इस तरह से बढ़ती रहेगी, वो तो यहाँ पहुंचेगी। तो लाइट की रे इस तरफ चल रही है, मतलब शिफ्टिंग आपकी उस तरफ होनी है। ये ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ कहीं बनेगी, आपकी जो इमेज बन गई वो थोड़ी दूर मान लो, अब यहाँ कहीं बन गई, यहाँ पता नहीं कहाँ बनेगी, वो थोड़ा सा आगे बन जाएगी। पहले मीडियम में दूसरे मीडियम में ये भी नहीं पता, कहीं भी बन सकती है। तो ये हो गया आपके पास जो इमेज है वो, ये थी आपकी ऑब्जेक्ट। जो इमेज की डिस्टेंस है फ्रॉम दिस सरफेस, जहां पर आपका ऑब्जर्वर है उसका मीडियम सेपरेट हो रहा है ना उस सरफेस से, वो है आपकी अपरेंट डेप्थ DA। तो इस DA की वैल्यू कैसे निकलती है वो जरा आप ध्यान से देखो। और इस सरफेस से रियल डेप्थ है वो कितनी है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 एंड सो ऑन, यहां से। और जो अपरेंट डेप्थ है उसको DA मान लिया मैंने, क्या मान लिया, DA। तो DA कैसे निकलता है जरा वो देखो आप ध्यान से, इसमें कुछ खास नहीं करना। जिसमें से आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसके ऊपर फिर पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई पहले मीडियम में जितनी दूरी पर रखी है ऑब्जेक्ट इस सरफेस से, प्लस म्यू नॉट अपॉन में आ जाएगा μ2 मल्टीप्लाई T2 थिकनेस। ये सॉल्व कर रहा हूं अलग अलग रिफ्रैक्शन करके, फिर ऐड करके तब आपका आंसर है। डायरेक्ट लिख रहा हूं आंसर कैसे निकालते हैं। ये कितना करता अकेला, ये कितना करता अकेला इस मीडियम के लिए, ये कितना करता अकेला इस मीडियम के लिए, वो लिख के और ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो म्यू नॉट और अपॉन में क्या आ जाएगा μ3 और मल्टीप्लाई T3। इस तरह से आगे बढ़ेगा। ये ऊपर हमेशा म्यू नॉट लेना है आपको जिसमें ऑब्जर्वर है, नीचे पहले इसका, फिर इसकी थिकनेस, फिर ये, फिर इसकी थिकनेस, फिर ये, फिर इसकी थिकनेस, इस तरह से लेना है आपको। समझ आएगी बात? अब हम ऐसी बात कर लेते थे, अपरेंट डेप्थ है, क्या है भाई, अपरेंट डेप्थ फ्रॉम दिस सरफेस, लास्ट वाली सरफेस से जो डिस्टेंस है इमेज की उसको बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। ये तो हो गया आपका अपरेंट डेप्थ। अब बात करते हैं नॉर्मल शिफ्ट की, किसकी, नॉर्मल शिफ्ट की भी बात कर लें। तो DN कैसे निकलेगा जरा वो देख लो आप।
इस सरफेस से इसकी दूरी देखो, ऑब्जेक्ट कितनी है, T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन, जितने भी होंगे, माइनस डीए। डीए की वैल्यू पुट कर लो आप, म्यू नॉट बाई म्यू वन इंटू T1 प्लस म्यू नॉट बाई म्यू टू इंटू T2 प्लस म्यू नॉट बाई म्यू थ्री इंटू T3 एंड सो ऑन। ये तो है। अब अगर इनमें से T1 अलग कॉमन ले लूं, T2 अलग कॉमन ले लूं, T3 अलग कॉमन ले लूं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जरा वो भी देख लो आप, है ना। तो dn इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इन दोनों में से T1 कॉमन ले लो तो 1 माइनस म्यू नॉट बाई म्यू वन प्लस T2 कॉमन ले लो 1 माइनस म्यू नॉट बाई म्यू टू एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। तो ये हो गया आपके पास नॉर्मल शिफ्टिंग के लिए फॉर्मूला। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था पूरा ताम झाम, समझ गए। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है कैसे करना है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं मल्टीपल स्लैब पे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन किस प्रकार से वो देखिए, इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, ये दो मीडियम दे रखे हैं आपको। एक का दे रखा है आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दे रखा है 3/2। यहां पर कोई आपकी ऑब्जेक्ट रखी हुई है O, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ये दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर आपके पास एयर है, यहां से आप करते हो ऑब्जर्व, इस जगह से क्या करते हो भाई, ऑब्जर्व करते हो इसको। फाइंड apparent डेप्थ, चलिए आई की भी डिस्टेंस ले लेता हूं मैं यहां से, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, कितना ये 3 सेंटीमीटर है, ऑफ ऑब्जेक्ट O फ्रॉम I एंड इफेक्टिव refractive index of combination of glass slabs, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई। इसके लिए आप क्या करोगे, देखो ध्यान से। पहले तो मैंने कहा था आपकी जो लास्ट वाली होती है ना सरफेस, वहीं से निकलती है अपरेंट एयर, ये 3 ऐड कर देंगे बाद में तो फ्रॉम आई से निकल आएगी, है ना। जो कि ऑब्जर्वर जो है वो एयर है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है, अंडरस्टूड है, ठीक है, एयर लिखा हुआ है तो 1 ले लोगे आप पहले ही। मान लेते हैं जो फाइनल इमेज बनती है वो यहां कहीं बनती है ये, और इसकी जो दूरी है इस सरफेस से वो DA है, कितनी है भाई, DA। तो DA कैसे निकलती है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला सिखाया था। तो DA कैसे निकलेगी, देखो आप ध्यान से। लाइट की रेस जो है वो इसमें फाइनली जाएगी ना, यहां से निकल रही है ऐसे, फिर गई लाइट की रे ऐसे 90 पे टकराई, फिर गई ऐसे, है ना, इस तरफ। तो ये तो आएगा हमेशा ऊपर 1 अपॉन में 4/3 म्यू, इसका म्यू 1 और इसका म्यू 4/3, मल्टीप्लाई ये तो 4.5 प्लस 1 अपॉन में 3/2 मल्टीप्लाई 8, ये आ गया DA।
ये तो था आपका डीए, यहां से होता है डीए। तो चले आगे देखते हैं क्या है। थ्री मत करना, थ्री नहीं करते। थ्री करोगे भी तो 1/1 प्लस 3 आ जाएगा, सीधे यहां से आ जाएगी डायरेक्ट, डिस्टेंस जो आनी है वो। ठीक है, ये 1 और अपॉन 1 ही करना पड़ेगा, इसी मीडियम में आ गए तो आप 1/1 तो 1 ही आएगा, प्लस 3 कर दो सीधे आई से निकल आएगी डायरेक्ट। अभी मैं इस सरफेस से देख रहा हूं कितनी आएगी। तो 3 मल्टीप्लाई 4.5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8/3, ये आ गया आपका डी ए फ्रॉम आई। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम आई, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम आई कितना है वो भी देख लो जरा। तो वो हो जाएगा डी ए प्लस 3। तो डी ए आपके सामने लिखा हुआ ही है, इसको अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो यहां पर एक 0 आ जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, है ना। 5 9 जा 5 8 जा, तो ये आ गया 927 अपॉन में आ गया आपके पास 5 8 जा 40 प्लस 16/3 और प्लस 3। देख लो एक बार वापस से। 5 9 जा 45, 9 3 27, 5 8 जा 40, बिल्कुल सही है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 24 कुछ एलसीएम आ जाएगा इसका। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 81 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 8 6 जा 48 और 8 1 जा 8 4 12 हो गया, प्लस 24 3 जा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 72। कितना आ जाएगा आंसर आप चेक कर लो अपने आप। 8 1 9 2 11, 8 2 10 18 19, 291/24, ये आएगा आपका फाइनल आंसर 291/20। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो भैया सही कर लेना, ठीक है। अब हम निकालते हैं इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या निकालना है भैया? इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं वो भी देखो। कैलकुलेशन मिस्टेक कोई हो जाए तो सही कर लेना अपने आप। इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे मान लेते हैं कि इन दोनों स्लैब को कॉम्बिनेशन जो है ना उसकी इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। क्या मान ली मैंने? म्यू। अब इस पूरे की थिकनेस कितनी हो जाएगी? 8 4 12.5, 12.5 यहां हो गया आपकी ऑब्जेक्ट और ये थी आपकी इमेज डीए दूरी पर। यहां पर थे आपके पास आई की डिस्टेंस में खास मतलब है नहीं, ठीक है। हमें इसका चाहिए ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। तो अकेला कोई ऐसा स्लैब होता जो इन दोनों की थिकनेस के बराबर थिकनेस होती और वो इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर इमेज दोनों मिलकर बना रहे हैं, वो अकेला बना देता। तो अकेला इन दोनों के बराबर कहलाता कि नहीं कहलाता? तो सीधे इसका आंसर क्या लिखते हैं हम? तो अगर केवल उसका आंसर देखा जाए तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे? डीए इज इक्वल टू आता 12.5 रियल डेप्थ मल्टीप्लाई जिसमें लाइट किरण जाती किसमें? इसमें जाती ना, ऑब्जेक्ट ये थी आपके पास, ये तो इमेज है, यहां से लाइट किरण निकलती 90 से इसमें पहुंचती, तो ये लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं 1 ऊपर। भाई इसका तो रिफ्रैक्टिव 1 ही तो है, तो 1 लिखते हैं ऊपर और डिवाइड में क्या लिखते हैं? सीधे म्यू लिखते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू क्या आता? म्यू इज इक्वल टू आता 12.5 डिवाइड में डीए, और डीए तो आप निकाल चुके थे ना। डीए सिर्फ क्या आया था? डीए ये लिखा हुआ है, ये तो प्लस 3 अलग था ना, तो डीए तो लिखा हुआ है इतना, ये लिखा हुआ है, ये डीए लिखा हुआ है भाई। तो 27/8 प्लस 16/3, तो 12.5 मल्टीप्लाई 24 ऊपर आ गया, एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है। तो 81 आया था प्लस 128। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो भाई इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना अपने आप, इसको मल्टीप्लाई तो करना बच गया। तो इस तरह से भैया करते हैं इसको सॉल्व। क्लियर होगी बात?
तो अब लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, इससे जुड़ा हुआ, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड स्लैब। तो पहले स्लैब से एक और बात रह गई, वो भी देख लेते हैं कैसे है। तो क्वेश्चंस आपके कुछ कुछ अपरेंट डेप्थ की तरह ही हैं, इसके भी अलग नहीं है, ठीक है। जैसे अपरेंट डेप्थ के वैसे ही इसके हैं, डिट्टो वही फॉर्मूले बनते हैं आपके पास। चलिए बात करते हैं किसकी, लेटरल शिफ्ट थ्रू ए ग्लास स्लैब ऑफ इमर्जेंट रे, ऐसे क्या, लेटरल शिफ्ट ऑफ इमर्जेंट रे थ्रू ए ग्लास स्लैब। इसको भी देखें क्या है, किस तरह से क्या कहानी है इसमें। आपके पास यहां क्या भैया, एक स्लैब है, ये कोई ग्लास की स्लैब है जिसकी थिकनेस आपने मान रखी है टी, इस तरह से है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जरा ध्यान से देखना पूरी बात। एक लाइट की रे आई जिसका नाम है इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट की रे है। यहां पर आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है भाई, ये हो गया इंसिडेंट एंगल आई। इसका रिफ्रैक्शन होगा, यहां मान लीजिए आपके पास म्यू1 है, यहां भी आपके पास म्यू1 है, ये आपके पास म्यू2 है, ये क्या है आपके पास म्यू2 है। इधर दोनों सेम है और ये दोनों पैरेलल। मैंने कहा था जो लास्ट की होगी वो इसके पैरेलल निकलती है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे जो है ये थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी इस तरह से। फिर आप यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, यहाँ पे दोबारा रिफ्रैक्शन होगा, अब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी और फिर उसके पैरेलल इसके हो जाएगी पैरेलल। इसको अगर हम देखें तो इस तरफ आगे की तरफ जा रही थी, ऐसे जा रही थी ऐसे। अगर यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन ना होता तो लाइट की रे ऐसे आती। तो अब इसी के पैरेलल निकले, कंफर्म बात, इसके पैरेलल निकलती है, ये तो कंफर्म्ड है बात, इस तरह से। तो ये और ये है तो पैरेलल, इसमें कोई दो राय नहीं है आपके पास, ठीक है भाई। ये भी म्यू1 है आपके पास। ये जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1। तो यहां भी क्या बन जाएगा भैया, आपके पास R1 ही बन जाएगा, सेम अल्टरनेट एंगल। और ये आपका इमरजेंट एंगल है जिसका नाम क्या है, E है, जिसका नाम क्या है भाई, E। तो अगर यहां से आप देखो ध्यान से, स्नेल्स लॉ इस जगह पर भी और इस जगह पर भी, तो आपको I और E बराबर दिख जाएंगे। उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको, देखो मैं समझा रहा हूं क्या करना है। इस पॉइंट पे स्नेल्स का लॉ लगा दो, तो म्यू1 और ये म्यू2 है, ये I और ये R1। ऐसे ही फिर इस पॉइंट पर आओगे तो यहाँ पर म्यू2, ये R1, ये म्यू1 और E, तो साइन E बराबर साइन I अपने आप आ जाएगा। तो I और E इक्वल होते हैं, मतलब दोनों लाइन पैरेलल तो होती हैं, ठीक है। तो वो तो अपने आप हो ही जाएगा, है पैरेलल, कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें ये निकालना है, ये डिस्टेंस क्या है, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। लाइट की रे जो है वो अपने पास है तो पैरेलल ही है, तो पैरेलल ही कंफर्म्ड है। ये और ये अगर पैरेलल होंगे तो ये अपने आप पैरेलल आ ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, dl लिख देता हूं इसको मैं, जैसे dn था अब ये dl है, तो हमें dl निकालना है, ये डिस्टेंस निकालनी है, दोनों जो पैरेलल लाइन से लाइट की रे इधर जा रही थी, जा उधर ही रही है, बस थोड़ा सा नीचे हट गई है। इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जिस रास्ते पे जा रही थी थोड़ा सा खिसक के नीचे आ जाए, जाएगी उसी रास्ते पर, बस थोड़ा सा खिसक गई लाइट की रे। तो कितना खिसक गई उसको निकालना है, वो dl है। तो इट कैन बी इजिली प्रूव दैट I इज इक्वल टू E, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बिल्कुल इजिली आप प्रूव कर सकते हो, इजिली आप प्रूव कर सकते हो। चाहो मैं प्रूव करके दिखा भी देता हूं आपको। ये मान लीजिए पॉइंट N है और इस पॉइंट का नाम आपने दिया N। एट पॉइंट M अगर आप ध्यान से देखो, एट पॉइंट M अगर मैं स्नेल्स का लॉ लगाता हूं तो आ जाएगा म्यू1 मल्टीप्लाई साइन I इज इक्वल टू म्यू2 मल्टीप्लाई साइन R1, ठीक है। तो यहां से साइन I किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू2 बाई म्यू1 इंटू साइन R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एट पॉइंट N देख लो आप, तो N पर देखोगे तो यहां पर आ जाएगा आपके पास म्यू2 इंटू साइन R1, ये म्यू2 है, यहां पर जो एंगल बनेगा वो, फिर यहां म्यू1 और ये एंगल लेते हैं साइन में,
तो μ1 इंटू साइन ई, अगर यहां से साइन ई देखा जाए तो साइन ई किसके बराबर है, μ2 बाई μ1 इंटू साइन r1। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड साइन आई किसके इक्वल है, साइन ई के, मतलब आई किसके इक्वल है, ई के। हेंस इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। एक दूसरे के पैरेलल है तो प्रूफ कर दिया मैंने भाई, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है पर इनके बीच कुछ डिस्टेंस है, वही होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। उसे क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इतनी बात समझ आ गई, हो गया ना पैरेलल प्रूफ। तो अब आगे ध्यान रखना, ये सरफेस इस सरफेस के पैरेलल हो तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल आएंगे अगर ये और ये मीडियम सेम हो। चलिए अब आगे बढ़ चलते हैं। अब हमें डीएल निकालना है, तो मैं डीएल किस तरह से निकालूंगा जरा आप ध्यान से देखना, ठीक है भाई, थोड़ा आप ध्यान से देखोगे इसको। अब अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा लेता हूं ऐसा, तो यहां 90 की लाइन आएगी, दिख रहा है आपको। इसका नाम रख लेते हैं एम एन, इसका नाम रख लेते हैं क्यू, इसका नाम रख लेते हैं पी। तो ट्रायंगल देखो एम एन क्यू, ट्रायंगल एम एन क्यू आपको दिख रहा है, ये आपको पता है ये वाली चीज टी है। और ये साइड लेना क्योंकि ये साइड उसमें भी आ रही है कॉमन। देखिए एक तो ये, एक ये और एक ये दोनों हमें पता है, ये डीएल है ये टी है और ये कॉमन है दोनों के लिए। तो एक ये और ये, फिर इसमें और इसमें हम रिलेशन निकालेंगे। तो पहले इसका रिलेशन देखते हैं किसका आएगा। वहां एंगल बन रहा है, ये हाइपोटेनस है, तो यह आ जाएगा बेस, तो यहां पर आ जाएगा कॉस, कॉस R1। ट्रायंगल आपका इस तरह से बन रहा है। ये टी है, तो कॉस R1 आ जाएगा टी अपॉन में mn। तो यहां से mn किसके इक्वल आ जाएगा, t बाई कॉस R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ट्रायंगल की बात कर लेते हैं जिसका नाम है MNP। MNP ट्रायंगल आपको दिख गया होगा, ये 90 की लाइन है, ये इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है अपने को। इस तरह से है लाइन। तो ये आपका M है, ये आपका N है, ये आपका P है, इसका नाम है DL जिसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका MN है ही। अब आप ध्यान से देखो, यहां जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, ये कितना बनेगा, ये पूरा I था, ये पूरा I था, ये R1 है तो इसको बोलेंगे I माइनस R1। क्या बोलेंगे भैया, I माइनस R1। यहां जो एंगल बन रहा है वो है आपका I माइनस R1। ये हो गया बेस, सॉरी हाइपोटेनस, और ये हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो यहां पर साइन लगा दो, साइन I माइनस R1, यहां पर आ जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो DL, और अपॉन में क्या आ जाएगा MN, DL अपॉन में MN। तो DL कितना आ जाएगा, लेटरल शिफ्ट DL, तो यह आ जाएगा आपके पास MN मल्टीप्लाई साइन I माइनस R1 फ्रॉम फर्स्ट। तो DL इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, MN की वैल्यू T cos, तो T साइन I माइनस R1 अपॉन में आ जाएगा cos R1। तो ये फॉर्मूला होता है लेटरल शिफ्ट का। अरे भाई किसका फॉर्मूला होता है ये, लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला है ये। अब इसी में एक स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला आपके पास ये हो गया सभी के लिए, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। डीएल से लिख दिया, उसको डीएन से बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, पिछला वाला था जो। ये तो हो गया प्रूफ। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं एक बार छोटी सी। स्पेशल केस की इसी में बात कर ले, फिर खत्म हो जाएगा ये। एक तो μ1 को 1 मान ले, μ2 को म्यू मान लेते हैं, एंड I इज इंसिडेंस एंगल जो है I इज वेरी स्मॉल,
hence R1 will also very small। भाई अगर I स्मॉल होगा तो जाहिर सी बात है R1 तो और स्मॉल होगा ना, क्योंकि इस तरफ भी तो आ रहा है। I से छोटा है R1, जब I बहुत स्मॉल है तो जाहिर सी बात है R1 आपका स्मॉल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो एट पॉइंट M की बात की जाए तो पॉइंट M पर अगर हम स्नेल्स का लॉ लगाते हैं तो वहां पर आ जाएगा आपके पास साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। यहां से अगर हम देखें तो I बाई R1 इज इक्वल टू आ जाएगा सीधे म्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अरे ये तो आएगा, यहां पे स्नेल्स का लॉ लगा तो अब देख लो, अब एंगल छोटे हैं तो साइन सीधे एंगल के बराबर और साइन सीधे एंगल के बराबर, R1 भी और I भी। अब अगेन साइन I माइनस R1 तो सीधे I माइनस R1 के इक्वल हो जाएगा और कॉस R1 सीधे आपका हो जाएगा 1 के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगा भाई? 1 के इक्वल आ जाएगा। क्यों? अगर एंगल छोटा हो तो कॉस की वैल्यू तो जाती है 1 और साइन की वैल्यू क्या हो जाती है भाई? सीधे एंगल के बराबर। कॉस थीटा लगभग 1 अगर थीटा इज वेरी स्मॉल। अब नाउ डीएल क्या आया था, आपको ध्यान करो, डीएल आपका आया था टी इंटू साइन आई माइनस R1 अपॉन में कॉस R1 आया था। ये क्या हो जाएगा? सीधे सीधे I माइनस R1 अपॉन में 1 हो जाएगा, जो डीएल आएगा वो है कि नहीं। तो अब आप क्या करोगे? R1 को रिप्लेस कर दो यहां से, R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I अपॉन में म्यू हो जाएगा, तो T इंटू हो जाएगा I माइनस I अपॉन में म्यू, क्योंकि R1 इज इक्वल टू I अपॉन में म्यू है, तो फॉर्मूला आ जाएगा T इंटू I अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, जहां I क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। I क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। पिछली बार थोड़ा सा अलग है, बस T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू कब होता है? जब नॉर्मल शिफ्ट, इसमें I का और मल्टीप्लाई कर दोगे लेटरल शिफ्ट आ जाएगा नॉर्मल केस, जब I और R छोटे होंगे तब के लिए। तो इस तरह से भाई आज का जो टॉपिक था वो था रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। सारी बातें मैंने बता दी, ग्लास स्लैब से जो भी रिफ्रैक्शन की बातें होती हैं, लेटरल शिफ्ट भी मैंने आपको बता दी, नॉर्मल शिफ्ट भी मैंने आपको बता दी। तो आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।